आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। कल ज़िमनी इलेक्शन हुआ जिसमें मजमूई तौर पर मुस्लिम लीग नून और उनकी इत्तेहादी जमातों ने कामयाबी हासिल की। इस पर आज जाहिर है वो क्लेम भी कर रहे हैं कि हम सबसे मकबूल जमात हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमारी कारकर्दगी का ये नतीजा है। मरियम नवाज साहिबा ने कहा है कि हमने जो 2 महीने में आवाम को रिलीफ दिया उसके नतीजे में ये हुआ है। तहरीक इंसाफ ये मानने को तैयार नहीं है। तहरीक इंसाफ कह रही है कि नहीं जनाब, ये जो इलेक्शन हुआ है ये दरअसल इलेक्शन तो हुआ ही नहीं है, ये कुछ और था, धांधली थी, डब्बे भरे गए, सब कुछ हुआ है, लेकिन ये इलेक्शन नहीं था। किसका मौक़िफ़ दुरुस्त है? और ख़ास तौर पर आदाद व शुमार जो हमारे सामने फॉर्म 47 आया है उसको देखते हुए क्या सिर्फ इस बात को पीटीआई ये दावा कर सकती है कि नहीं जनाब हमारे साथ तो धांधली हुई है? क्या ये कहना दुरुस्त होगा? इन तमाम उमूर पर बात करेंगे। शानदाना गुलजार साहब हमारे साथ मौजूद है, तहरीक इंसाफ की रहनुमा। बहुत शुक्रिया शानदाना साहबा। कल क्या हुआ, आपका वोटर नहीं निकला बाहर? ये तो जी ड्रामा मैं देख रही हूँ माशाल्लाह कल से चल रहा है, लेकिन हम तो शुक्र है ट्विटर पे सारा दिन बैठे हुए थे, सोशल मीडिया पे जितना कल वोटर निकला ना उतना 8 फरवरी को। यही तो मसला है कि आप लोग सोशल मीडिया पे बैठे हुए थे। मैं जी केपी में थी ना, इसलिए मैं पंजाब पहुंच नहीं सकी। मैं अपने इलाके को देख रही थी, अपने सूबे को। देखें कल जो है 8 फरवरी से भी ज़्यादा लोग निकले, लेकिन कल 9 फरवरी से भी ज़्यादा बुरा सिलेक्शन हुआ है, धांधलीस्तान हुआ है। फॉर्म 47 तक की तो नौबत ही नहीं आई। अभी शेख वकास अकरम के साथ बैठे हुए थे जो झंग से हमारे मैंने, वो बता रहे थे कि NA 119 पे माशाल्लाह 40 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को उठा लिया गया। 30 ने तो उसी वक्त जो दस्तखत लेने थे दे दिए। 10 को इंक्लूडिंग 4 खवातीन को सिवियर फिजिकल अब्यूज़ किया गया कि ये दस्तखत करो। शुक्र है पाकिस्तान में 40 में से 10 की तो रूह अभी जिंदा है। उन्होंने कहा कि जी हम नहीं कर सकते, प्री साइंड फॉर्म 45 46 जैसे हम नहीं कर सकते। जब ठीक ठाक मार खिलाई उनको, फिर उनसे कहा कि अब ये दस्तखत करो, डब्बे भरो। फिर उसके बाद क्योंकि मार खा चुके थे सारे, लितर लेके आए थे माशाल्लाह बाकायदा, उनको वीडियो बनाई है एक एक बंदे बंदे की, क्योंकि वीडियोज़ वाली हुकूमत चल रही है, टिकटॉक है ना। उनको 1-1 लाख रुपया हाथ में दिया कि अब ये लो, ताकि अगर कल को ये कमिश्नर रावलपिंडी की तरह कोई बात करें कि जी हम पे तो ज़बरदस्ती ये सब कुछ बदलवाया गया, तो ये वीडियो आ जाए कि नहीं इसने तो लाख रुपये लिया है। अब आप मुझे बताएं, हम पूरे पाकिस्तान को बेवकूफ़ समझते हैं। बिल क्लिंटन का एक इंटरव्यू था, मैंने थिंक पहले आपके शो पर डिस्कस किया था। बिल क्लिंटन और जो मोनिका लेविंस्की सबको पता था, राइट जी। अमेरिकन अवाम उस पर नहीं खफा थी कि उसने एक इनडिस्क्रेशन कर दी। अमेरिकन अवाम उससे ये खफा थी कि आपने अंडर ओथ झूठ कैसे बोला। आप कहते मैंने गलत काम किया, हम आपको माफ़ कर देते। यहाँ पे वो लोग बैठे हुए पंजाब हुकूमत में, फेडरल गवर्नमेंट में, जो कुरान पे झूठे हल्फ लेके 9 फरवरी को इलेक्शन करवाया, दूसरा जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, फॉर्म 47 के थ्रू, आरओज के थ्रू अपने आप को पास करवाया। हम भी आरओज को जानते हैं, लोगों को जानते हैं, जान के खौफ से सब चुप बैठे हुए। जब ये सब कुछ हो रहा था आपके पॉलिटिकल एजेंट्स कहाँ थे? हमारे पॉलिटिकल एजेंट्स से उनको कमरे से निकाला गया, उनको पीटा गया, उनको मारा गया है, बंदूकों से उनको थ्रेटन किया गया है। यहाँ तक कि हमारे जो MNA है बिलाल एजाज साहब, उनका तो एक दफ़ा फॉर्म 47 इशू भी हो गया, असेंबली में ओथ भी ले लिया। और माशाल्लाह जो कारकर्दगी थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, यहाँ पे इस्लामाबाद में दरवाजे बंद किए, रिकाउंट किया, उसके 17,000 की जो लीड थी उसको 3,500 के लॉस में कंप्लीट करके दूसरी नोटिफिकेशन निकाली गई। फिर हमने उस पर केस किया। अल्लाह का शुक्र है कि कल वो रिस्टोर हो गए हैं बिलाल साहब। अभी उनके नोटिफिकेशन ECP से तैर के या पता नहीं दौड़ के या सोते हुए आ रही है। देखे ना, हम भी सोशल मीडिया पे बैठे हुए थे और हमारे नुमाइंदे जो हैं वो तो फील्ड में भी थे। लेकिन पोलिंग एजेंट, अगर आपके पोलिंग एजेंट्स को जबरदस्ती मारपीट के बाहर निकाला गया तो कोई आता ना कैमरे पर आके खड़ा होता कि जी मुझे निकाल दिया गया, बंदर में हमारा कोई नुमाइंदा नहीं है। ऐसी तो कोई वीडियो हमने नहीं देखी। असद भाई मुझे आप ये बताइए, आपने उनकी ये जो हैं मिसेज गुजरात में देखा हमने कैसा इलाही साहब चले, उनकी वीडियोस आपने नहीं देखी? वो देखी हमने। तो बस फिर भाई गुजरात का मामला है ना। देखें मेरा सवाल यह है कि आप ये कह रहे हैं कि जी डब्बे भर दिए गए। अगर आपके मुखालिफिन के डब्बे भर दिए गए तो आपका वोटर तो देखेंगे मदनी साहब हैं 16,000 वोट ले रहे हैं, ये परवेज इलाही साहब के 37,000 वोट हैं 71,000 के मुकाबले में। चले मुकाबला छोड़ दें, एजाज हुसैन साहब 29,000 वोट ले रहे हैं शेखपुरा से, ये जिशान साहब 26,000 वोट ले रहे हैं। तो मान लिया कि उनके वोट बढ़ा दिए गए हैं, लेकिन आपका वोटर भी तो नहीं निकला ना। 19,000 लोग निकले हुए। मेरी बात सुने, आपने 8 फरवरी की इलेक्शन से कुछ तो देखा होगा नासिर साहब जी। सीमाबिया ताहिर, हाँ, हमारे दामाद के खिलाफ इलेक्शन लड़ी, मेरा रिश्ते में दामाद है जी, वो लाख वोट से जीती थी सुबह 3 बजे तक। आपके इलेक्शन एक्ट ये कहता है कि आपने 2 बजे तक RO ने डिक्लेयर कर देना है प्रेजाइडिंग, और RO ने सब कुछ रिजल्ट दे देना है। रिजल्ट कब आता है?
24 घंटे बाद। नहीं, ये तो 8 फरवरी की बात कर रहे हैं ना, उस पर तो हम बहुत बात कह चुके हैं। मैं तो कल की बात कर रहा हूं। मैं भी कल की आपके साथ बात कर रही हूँ। ये है 9 फरवरी प्लस के इलेक्शन। सर खान साहब वसीम अकरम प्लस नहीं कहते थे, अब वो दूसरी साइड पे चला गया है। हमारे ये एग्जैक्टली कल ये हुआ है। मैंने परसों एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर आइन और कानून पे इलेक्शन होगा तो पीटीआई सारी सीटें जीतेगी, माइनस बाजोबड़ की, जिस पे हम आएंगे। और अगर ये वही इलेक्शन हुआ जो 9 फरवरी वाला था, ये उसका एक हाइटेंड वर्जन होगा। पर देखें, इट हार्डली मैटर्स असद साहब। हमने ना पंजाब की हुकूमत मिलनी थी इस इलेक्शन के बाद, ना हमसे केपी की चली जानी थी, ना हमें फेडरल मिलनी थी। बट शुक्र है एक दफा दोबारा लोगों को पता चल गया है कि किस किस्म के चोर और झूठे। आप लोग क्या स्टेट ऑफ डिनाइल में तो नहीं है? जब लोग आपके निकले थे तो नजर आ रहे थे कि निकले हुए हैं। कल आपके लोग नजर ही नहीं आ रहे थे पोलिंग स्टेशन पे कि निकले हुए हैं। कितने ही निकले थे? 19,000, 25,000, 22,000। मुझे बताइए, मेन स्ट्रीम मीडिया में इमरान खान के और हमारे MNAs के और हमारे इंटरव्यूज और हमारे खान साहब की पिक्चर आ सकती है बाय द वे मेन स्ट्रीम मीडिया पे? डिजिटल मीडिया पे तो आ सकती है। डिजिटल नहीं, डिजिटल मीडिया के लोग मेन स्ट्रीम मीडिया की तरह ही निकले होते हैं बाहर। देखें, अगर खान ही नजर आता ना तो खान का वोटर भी आपको नहीं नजर आएगा, ये याद रखें। हमने जिस दिन ओथ लिया तो खान साहब के हम मर रहे थे कि पोस्टर नजर आए। आपसे ये डिस्कस करने वाला था। ना सवाल आपने किया, जवाब मैं दे देती हूँ कि जिस दिन हम ओथ ले रहे थे, मर रहे थे कि खान साहब की कोई तस्वीर आ जाए, और पीटीवी के लगे होते हैं ना हॉल में भी टीवी, कभी टीवी बंद हो जाए, कभी कैमरा उस तरफ हो जाए, फिर हमने मजबूरी से अपने कमर पे बांध दिए खान साहब के पोस्टर्स, अपने हाथों पे चिपका दिए कि अगर यही दिन हमें देखना है तो जब खान साहब टीवी पे नजर आएंगे ना, आपको वोटर भी नजर आ जाएंगे माजरत के साथ। डिजिटल मीडिया पे तो नजर आते हैं ना, मेरा आर्गुमेंट ये है। डिजिटल मीडिया में भी नजर नहीं आए, न कतारें नजर आई, न लोग नजर आए, न वो शोर शराबा, न नारे लगाते हुए लोग घरों से निकले जो हमने 8 फरवरी को देखा था। वो जोशो वलवला कल नजर ही नहीं आया। नहीं, 8 फरवरी जनरल इलेक्शन था, वो वलवला आपको बाय इलेक्शन नजर आ ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। ये कैसे होगा? वो एक बाय इलेक्शन 17 जुलाई 2022 का बाय इलेक्शन, मैंने खुद हर हल्के में 20 हल्कों का इलेक्शन था, जाके कवर किया था। मैंने देखा कि क्या लोगों का हम दोनों का मौकफ इस वक्त ऑपोजिट है एक दूसरे के। आप कह रहे वोटर्स नहीं निकले, मैं कह रही हूँ धांधली हुई है। अब ये मैं आपकी इस बात से भी इत्तेफाक कर रहा हूं, धांधली हुई है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में हम जाएंगे, आपको सारे हमारे वोटर्स भी नजर आ जाएंगे, आपके हमारे वोट्स। अब उस स्टेज तक जाने तो देना। ये तो नहीं हो सकता कि मैं आसमान से वोटर्स आपको दिखा दूं उनकी वीडियोस। मेरे पास, अगर आप चाहें, जो मेरे पास इस वक्त वीडियोस हैं सारे पंजाब की, वो मैं आपको फॉरवर्ड कर देती हूं। और कल के इलेक्शन में फर्क यह है कि 8 फरवरी को जो हम नून लीग से कहते हैं कि जी तरीके साहब कह रही धांधली हुई है, तो वो कहते हैं तो जाएं अदालतों के पास। आज आप कह रहे हैं कि हम जाएंगे अदालतों के पास, तो आज हम तब भी अदालतों के पास गए, आज भी हम जाएंगे। तब भी हमारे साथ धांधली हुई है, आज भी। मैंने आपको केपी का एक्सेप्शन क्यों बताया? केपी में हमारी गवर्नमेंट है, अनलाइक द टिकटॉक गवर्नमेंट। हमारे पास भी ठीक ठाक पैसा, चोरी के लिए तो सबके पास ही पैसा होता है ना। अगर हम चाहते तो क्या बाजोबड़ के हम दोनों इलेक्शंस नहीं खरीद सकते थे पंजाब वालों की तरह? क्या हम RO कमरे में बैठ के पीट नहीं सकते थे? जो एक स्टेटमेंट आ जाई है गौहर साहब की और उमर साहब की, और जो वो RO ने दिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर के बारे में कि उसको पीटा गया है, खुफिया एजेंसीज आई हैं, उसको मारा है, क्या हम उस दिन इस पे पुलिस के धावे नहीं बोल सकते थे, रोक नहीं सकते थे लोगों को? हम सब कुछ कर सकते थे। क्या गौहर साहब और उमर अयूब साहब क्या कैंपेन के सिलसिले में फील्ड में थे, पंजाब में निकले? उमर अयूब तो गए एक कॉर्नर मीटिंग में, लेकिन आपने शहरियार अफरीदी और शेर अफजल को जीरो में लगा दिया। अगर उमर भाई नहीं है तो बाकी जीरो हो गए। ठीक है, शेर अफजल मरवत पूरा केपी पंजाब पहुंचा हुआ था। लेकिन देखें, आपने वोटर को एक मैसेज देना होता है। जैसे मैं 17 जुलाई 2022 के इलेक्शन की बात कर रहा हूं, उसमें आपके सारे मेन लीडिंग लोग जो हैं वो मुख्तलिफ, कोई भक्कर में खड़ा हुआ था, कोई झंग में खड़ा हुआ था, कोई लाहौर में खड़ा हुआ था। केपी वाले बिल्कुल वो बात तो नहीं थी इस दफा। आप इस बात को तो माने? आपकी इस बात से आदिल राजा बहुत नाराज रहेगा। वो एक यूट्यूबर है, मैं रिसेंटली उनसे इंट्रोडक्शन हुई है, वो खासकर आजकल एक एंटी पुख्तून एजेंडा पे निकले हैं, तो बहुत नाराज होंगे आपके टीवी शो के बाद। नहीं करते, नहीं हम इसलिए करते ना क्योंकि बात हमारी स्टेट एंटी स्टेट डिक्लेयर करते हैं, उनकी बात ही नहीं करते। वो कहते हैं कि केपी, वहां वो एंटी स्टेट तो है, वो एंटी सब कुछ है। वो तो ये कहते हैं कि केपी क्यों निकल रहा है पंजाब में, उनको तो इस बात से मसला है। हम एक नॉन एंटिटी को डिस्कस कर रहे हैं और हम नहीं करते उन्हें डिस्कस। बहुत अच्छी बात है। मैं आखिरी, अब आपके दुश्मन भी हो जाएंगे, आप उनको नॉन एंटिटी बोल दिया। मैं उनसे पहले भी गालियां खा चुका हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा मौक़िफ़ स्टाफ है हमारे नेक्स्ट इसमें वैसे बाय द वे इमरान खान साहब की अपनी भी बहुत इसमें कारगुजारियां शामिल हैं। वो पर्सनल सहाफियों के साथ मीटिंग में उनके हवाले दे दे के बात किया करते थे। वो एक जमाने में उनसे बहुत मुतासिर रहे हैं, जिनके खिलाफ आप बात कर रही हैं। तो ये खान साहब से भी कभी खान साहब से भी मुलाकात हो तो खान साहब को भी समझाइए, खान साहब आप गलत आदमी के पीछे लगे हुए। नहीं, मैं आपको बता रही हूँ कि खान साहब, एक दो ऐसे लोग और भी हैं जिनसे वो बहुत मुतासिर, बहुत सारे होंगे। देखिए हमारा खान साहब बहुत सीधा आदमी है, वो तो बहुत जिससे मुतासिर थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले क्या काम है कि पाकिस्तान चलाए वो। यही तो मजे की बात है कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, सीधे बंदे नहीं तो आपको कोविड से बचाया, वरना अगर ये माशाल्लाह ये नमूने होते सारे मैट्रिक फेल, फिर तो पाकिस्तान ने नहीं बचना था। बट लेट मी टेल यू समथिंग, खान साहब
जिससे मुतासिर थे ना, सब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके चले गए। अब 8 फरवरी को हमने जीता इलेक्शन, अब सब वापस आ रहे हैं। कोई कहता है जी मेरा माली नुकसान हुआ है, कहता है ये हुआ है। तो क्या शहरियार का माली जानी नुकसान नहीं हुआ, अली मोहम्मद का नहीं हुआ, बाकियों का नहीं हुआ? अजीब एक्सक्यूजेज है। आपकी बात बिल्कुल सही है एक हद तक कि हमारे अपने भी कुछ प्यादे कमजोर है, आई हैव नो डाउट इन दैट, लेकिन लेट मी टेल यू कि धांधली 110% हुई है। हाँ। वो इंशाल्लाह प्रूव करके दिखाएंगे। मैं बिल्कुल सही है। मैं आखिरी इस पर आर्गूमेंट देके या सवाल करके चलें, आर्गूमेंट मेरा काम क्या है, लेकिन मैं फिर आगे चलता हूं बाजोड़ पे। मेरा सिर्फ ये है कि चलें आपकी ही बात को मान लिया जाए तो आप कह रहे हैं कि उनको 30,000 वोट पड़ा था, उसको कन्वर्ट कर दिया गया 80,000 वोट में, 70,000 वोट में। ठीक है, आप ये कह रहे हैं ना, मगर आपको जो 26,000 वोट पड़ा है वो तो 26,000 ही रहा ना, उसको तो किसी ने कम नहीं किया ना। नहीं, ये तो मैं नहीं कह रही हूं, मुझे क्या पता कि कल आपने ठप्पे नहीं देखे। नहीं, ठप्पे उनके लगे ना, नहीं आपके ठप्पे मिटाए तो नहीं गए। नहीं, हमारे ठप्पे पे डबल ठप्पे लगा के खत्म हो जाता है ना, वो तो वोट उसको तो आउट कर जाता है। मुस्तरद वोटों की तादाद तो उस तरह से हमें नजर नहीं आ रही इसमें। एक सेकंड, आर यू टेलिंग मी कि ये इलेक्शन कमीशन जिसने शेड्यूल के बाद हमारा बैट ले लिया, जिस सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन के बाद बैट हमारा ले लिया, उन्होंने कल धांधली में व्हाइट शीट नहीं दिया, किसी को क्लीन शीट नहीं दिए? यू एक्चुअली बिलीव व्हाट टीसीपी से मुस्तरद नहीं हुए? आई डोंट बिलीव। बाजोड़ में क्या हुआ? बाजोड़ में जी हमसे जरा थोड़े जज्बाती हो गए हम। मुझे याद है, मुझे नेशनल असेंबली में एक वो थे वी लॉगर, उन्होंने मुझसे पूछा कि मैम मुझे बताइए कि सीट की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी हुई है। ऐसे देखें, गुलजफर खान साहब खान के वफादार जेल गए, उनका एक एबनॉर्मल बेटा है, आई थिंक उसको डाउन सिंड्रोम है, उसको भी जेल लेके गए थे, फिर उसको वापस कर दिया। इस तरह गुलदाद खान, वो भी जेल में गए थे, वो भी खान साहब के वफादार थे, उनको पीके की सीट दी गई थी, गुलजफर को एमएनए की। फिर हमारे रेहानजेब एक बच्चा था जो वर्कर थे, पीटीआई था, उसको सीट नहीं मिली थी, वो इंडिपेंडेंट खड़ा हो गया था, उसको मरवा दिया गया, शहीद कर दिया गया, क्योंकि अब 3 लोग की सीटें 2 थी। मेरी ये सजेशन थी, ऑल्दो मैं कोर कमेटी का हिस्सा नहीं हूँ, पॉलिटिकल कमेटी का नहीं हूँ, जो एपेक्स कमेटी है, मेरी ज़ाती राय ये थी कि आप गुलजफर को एनए की सीट दें और जो हमारा शहीद है रेहान ज़ेब, उसके भाई मुबारक को आप पीके की दे दें, और जो गुलदाद साहब है जो बेशक जेल काट के आए वफादार है, उनको आप मुशीर बना दें केपी गवर्नमेंट में, तो उससे एडजस्टमेंट हो जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशन में तो इजाज़त है मुशीरों की। फॉर सम रीज़न एपेक्स कमेटी, ये जो है पॉलिटिकल कमेटी जिसमें शिबली हैं, शाफरमान हैं, इन सब ने, और कोर कमेटी मुझे नहीं पता, उसके सुना 85 लोग हो गए हैं। उनमें जिन लोगों को मैं ट्रस्ट करती हूँ उसमें जुनैद अकबर साहब भी हैं, आतिफ साहब भी हैं, बहुत सारे लोग जो मेरे भाई हैं। अभी नया वकास शेख साहब, आई थिंक पता नहीं वो हैं कि नहीं, बट हामिद रजा साहब है, जैन है उसमें, शरियार है, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं उसमें। तो मुझे नहीं पता कि वहाँ पे क्या डिस्कशन हुई, बट मैंने सुना कि पॉलिटिकल कमेटी नहीं मान रही थी। अब देखिए, झूठ भी हो सकता है, और मैंने कितनी टीवी शोज में बोला है कि झूठे की या मुनाफिक की सबसे पहली बात ये होती है कि वो बगैर तस्दीक किए बात आगे कह देते हैं। मैं नेशनल टीवी पे कह रही हूँ, बट इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि इसमें सुनाई बात है। मेकिंग में प्रॉब्लम हुआ नहीं, जज्बाती हो गई ये लोग कि हाँ ये भी जेल में था, ये भी जेल में था। भाई ऐसे लोग हैं जो आपकी पॉलिटिकल कमेटी का हिस्सा हैं, अभी जो नई बनी है, जो कभी जेल क्या ट्वीट भी नहीं करते खान साहब के हक में, तो ये थोड़ा सा हमें सोचना चाहिए। विजनरी होना और जज्बाती होना ये दोनों अलग अलग चीजें नहीं है। देखिए, आपने खान के लिए सोचना है, वो जेल में बैठा है। आपने खान के, ये नहीं कि 2 सीटें हमें मिल जाती तो हम कोई प्राइम मिनिस्टर खान साहब को बना लेते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, पंजाब से सीटें निकाल लेते। इन लोगों ने फुल धांधली के डिफरेंट स्टेप्स बनाए हुए थे, क्योंकि माशाल्लाह हम करते तो ये धांधली के मास्टर्स है। सुन ले, इशू ये है कि बाजोड़ में केपी की आवाम ने दिखा दिया कि जब आप जज्बाती फैसला करेंगे और आप नजरिया का फैसला नहीं करेंगे, लोग आपसे नाराज होंगे। और केपी अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए खान के साथ डट के खड़ा है, क्योंकि हम किसी के गुलाम नहीं है सिवाय अपने अल्लाह के सजदा, हम किसी को नहीं करते। सही है। लेकिन आपके जो ओपोनेंट्स है कल के इलेक्शन पे, पीपीएमएल सियासी हरीफ उस्मा बुखारी साहब ने क्या कहा, जरा मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ, सुनिए। क्यों टाइम जाया कराते हैं? सुनिए। आज से मैंने उसका नाम नया रख दिया है और उसका नाम है रोना पार्टी। उनके मुकद्दर में रोना लिखा है, वो हुकूमत में थे तब भी रोते थे, वो बाहर निकले हैं तब भी रोते हैं, और अब अपने अमाल की बात जो है वो वैसे इनका रोना बनता है। सूडो जो इंटेलेक्चुअल्स हैं और ये जो हमारे इनकलाबी हैं, अब उनको अगर लगता है कि जूते पे 804 लिख के जो है वो इनकलाब ले आएंगे, तो भाई शौक से ले आओ, जूते पे क्या माथे पे भी लिख लो। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, और अभी भी मौसूफ अंदर बैठ कर जो है वो मैं इसको नहीं छोड़ूंगा तो मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। मेरा ख्याल है कि जो है ये फितना फसाद पार्टी अपने अमाल पे गौर करे। अभी भी कभी मजलूमियत कार्ड, कभी रोना कार्ड, कभी है वो दुख दर्द कार्ड, हार्पिक कार्ड, तो मुख्तलिफ कार्ड जो है वो उनको खेलने पड़ते हैं। घोड़े और गधे जो है वो शेर के सामने नहीं टिकते, शेर शेर होता है और गधा और घोड़ा गधा और घोड़ा ही रहता है। शेर शेर होता है, घोड़ा घोड़ा होता है। अब जाहिर है उन्हें ये कहने का मौका मिल गया, रिजल्ट दिए उन्होंने। माजरत के साथ असद साहब, ऐसे लोगों को मैं खातिर नहीं लाती। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर इन पर्टिकुलर फिरदौस आशिक अवान भी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थी, हार्डली मैटर्स। यूसुफ बेग मिर्जा भी था। माजरत के साथ सुन, हाँ बिल्कुल, वो सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले गए हैं। माजरत के साथ ये बात याद रखिएगा,
एक इंसान जो मरियम नवाज के बारे में कह सकता है कि वो काउंसिल रखने की औकात नहीं है उनकी, व्हेन शी वाज इन पीपल्स पार्टी, और अब उनकी इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर है, तो वो लोटा तो बहुत पीछे इनसे रह गया। तो मैं ना ही कॉमेंट करूँ तो बेहतर है। नहीं, लेकिन चले खैर, हम इलेक्शन पे तो बहुत बात कर ही चुके हैं, वो तो उसी कॉन्टेक्स्ट पे बात कर रही हैं। लेकिन ये बयानिया अब आपको हॉन्ट तो करेगा ना, जाहिर है उनके पास, आपके सियासी मुखालिफिन के पास एक बयानिया आ गया। एक बात बताऊं ना, ये हमारे सियासी मुखालिफ नहीं है, ये पाकिस्तान के मुखालिफ है, ये याद रखें। PDM पाकिस्तान के मुखालिफ है, वरना इनका इतना बड़ा जो लीडर उनको छोड़ के चला गया फजलुर रहमान साहब, वो तो इनसे बहुत ही ज्यादा चालाक है। आप कह रहे हैं ये पाकिस्तान मुखालिफ हैं? एब्सोल्युटली। एक और वजीर हैं शर्जील मेमन साहब, वो कह रहे हैं आप पाकिस्तान मुखालिफ हैं। उनके कहने से क्या होता है, उनका जरा निकाल के देखिए। चलें सुनवा दें जी। एक बात मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत बुरी और गहरी साजिश की जा रही है, और उस साजिश में इमरान खान जो है बहुत बड़ा किरदार है, जिसमें नुकसान जो है वो पाकिस्तान को पहुंचाया जा रहा है। इमरान खान की लड़ाई जो है वो पीपुल्स पार्टी से या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से या किसी और पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है। इमरान खान की लड़ाई इस मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट से नहीं है। इमरान खान पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहता है। ये दोनों सूबों के वजीर इत्तलात हैं। बहरहाल अब इस बयानिया का आपको मुकाबला तो करना पड़ेगा। मैं अब क्या कहूँ, शर्जील साहब पीपल्स पार्टी की बात करते हैं, नून लीग की पार्टी करते हैं, कौन सी पार्टी है मुझे बताएं, इनके लीडर्स कौन है? एक भुट्टो खानदान से आ रहा है, एक शरीफ से आ रहा है। माजरत के साथ ये क्लेप्टोमेनियक, ये करप्ट डिनेस्टीज हैं। इनसे आप दिन मेहर बानो साहिबा कह रही थी कि सिंध में तो जर्नलिज्म का ये हाल है कि एक जर्नलिस्ट बेचारा हिम्मत करता है बात करने की, अगले दिन उसकी लाश बोरियों में मिलती है। सो माजरत के साथ आप जब बात देखें, मैं ये नहीं कहती कि अल्लाह ने इनको भी इंसान बनाया मेरी तरह, शायद इनसे पैसे ज़्यादा हो मुझसे, इनकी तालीम मुझसे ज़्यादा हो, इनके घर मुझसे ज़्यादा बड़े हो, क्या क्या इनके पास ओहदे होंगे, इशू इसका नहीं है। इंसान अपनी वजन की तो बात करे ना। वो लोग जो अस्पतालों में पड़े होते थे और अब मिनिस्टर्स बन जाते हैं, बीमारियां होती थी माशाल्लाह, और वो जो जेल में बैठा है उसकी एक ललकार से इतने डरते हैं, मैं इनको क्या जवाब दूंगी? वो खान जेल में इनके लिए काफी है। तो क्या कहता था, मत्थे रंग दियागा मैं कल काफी हूं। क्या होने जा रहा है अब? आप एहतजाज करने जा रहे हैं जुमे को इस इलेक्शन के रिजल्ट्स पे? इतनी करप्ट, नलायक, और अब तो मैं कहूं कि झूठी हुकूमतें हैं पाकिस्तान। जो बंदा खुदा के साथ मुखलिस नहीं हो सकता, वो पाकिस्तान के साथ क्या मुखलिस होगा? झूठी कस्में खा के फॉर्म 47 वाले बैठे हैं। इनको हलाकत अल्लाह की तरफ से होगी, PTI की इनको जरूरत ही नहीं है, ये खुद गिरेंगे। बददुआएं देने पे आ गए। बददुआ नहीं दे रही, मैंने तो कुरान आपको कोट करके बताया कि जो कुरान पे झूठी कसम खाएगा वो हलाकत उसकी होगी, जो भी होगा, वो मैं हूं या आप हो या तीसरा। अब आप क्या एहतजाज करने जा रहे हैं? हम पुरअमन एहतजाज करेंगे जब तक हमें करना पड़े, क्योंकि आप देखेंगे जून के बाद एक ऐसा बजट आ रहा है कि यही दो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर्स एक दूसरे का गला घोंटेंगे। आपका एहतजाज अभी तक वैसे ही रंग नहीं दिखा पा रहा जैसे आपकी इलेक्शन कैंपेन रंग नहीं दिखा पाई थी। आपने बलूचिस्तान में देखा कि 144 लगवाने के बाद भी कितने लोग निकले और कैसे निकले। बलूचिस्तान से ज्यादा खौफजदा सूबा तो कोई था ही नहीं। अगर वहां लोग निकल आए तो आप समझे पंजाब में अब क्या होगा, आगे देखें आप। ये सिर्फ छोटी छोटी चिंगारियां। आप पशीन के जलसे की बात कर रहे हैं? पशीन को हाट बलूचिस्तान में तो 2 किए हमने, वहां पे लोग कैसे निकले? बलूचिस्तान में ऐसा जलसा हो सकता था? पहला तो इंप्रेसिव नहीं था वैसे। आई डोंट नो आप किस स्टैंडर्ड से इंप्रेसिव कह रहे हैं। 5 लोग आते, मरियम नवाज कमरे में उनको टाटा करती है, वो जी इतना बड़ा जलसा हो गया। और यहाँ पे हजारों लोग निकलते हैं। एक और इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर को कोट कर देता हूँ, 30 से इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर अता तारड़ साहब ने कहा कि बड़ा नाकाम सा छोटा सा जलसा था। मैं कुछ ना कहूँ तो बेहतर है जी। आई थिंक आप चाहते मेरी लड़ाइयाँ सबसे हो जाए। मैं आपको इतने सारे इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर कोट कर रहा हूँ आज, तो आप 47 वाले जी क्या इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर होगा, आप मुझे बताएं ना, आप मुझे बताएं क्या होगा? आपकी तहरीक कैसे क्या रंग लाएगी? हार्डली मैटर्स। असद साहब मैं आपको इकोनॉमिक्स की तरफ लेके जा रही हूँ। PTI हार्डली मैटर्स एट दिस पॉइंट। व्हाट मैटर्स इज कि ये लोग जून में जो क़यामत आप पे बर्पा करने वाले हैं, ये जो कल इजराइल से अंकल ने आपको स्पीच सुनाई है, किस लिए? डेस्परेशन। इनको कोई कर्जा नहीं मिल रहा। सऊदी ने कितनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आके की है? जो डेलीगेशन पिछले हफ्ते गया है, कोई नंबर ही बता दे। $1 बिलियन, $2 बिलियन, $50 बिलियन, कितनी मैशियत यहाँ उन्होंने की है। अब डेस्परेशन ये है कि जाहिलों से बैठी हुई असेंबली, इनसे आप इसराइल को कायद आज़म की कही हुई बात को उल्टा करें, इसराइल को एक्सेप्ट करवाए जी, डॉलरों की बारिश होगी। इस वक्त गजा में जो जेनोसाइड हो रहा है फ़लस्तीन में, वो हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ। और ये उनकी कब्रों पे खेलेंगे, उनकी हड्डियों का सुरमा निकालेंगे। माजरत के साथ योर कंट्री इज गोइंग टुवर्ड्स इकोनॉमिक डिग्रेडेशन। तो ये सारा ड्रामा उसके होते, कभी बाई इलेक्शन का शोशा छोड़ दिया, कभी खान का शोशा, कभी वो दहशतगर्द पहुंच गए नक्शों के साथ, अडियाला जेल। ये पूरे पाकिस्तान में और कोई जेल उनको नहीं मिला अफगान दहशतगर्दों को, अडियाला ही सबने पहुंचना था। मैं तो जब अडियाला पहुंचती हूँ 3-3 किलोमीटर दूर गाड़ियां खड़ी हों, पैदल चलो, 3 घंटे डस्ट में बैठो, अंदर 3 घंटे डस्ट में बैठो, तो कुर्सी भी नहीं होती बैठने के लिए, और हमारी दुल्हनों की तरह निकाला जाता है उन दहशतगर्दों का। ये सारा गेम है।
दे आर टेरिफाइड कि इन्होंने पाकिस्तान को इकोनॉमिकली चकनाचूर कर दिया। इनके जो विजनरीज हैं, उन्होंने 10 साल पहले आपके जो बॉन्ड्स निकाले थे, बॉन्ड्स के 25 अरब डॉलर कौन देगा? उसकी तो कोई बात ही नहीं करता, साफ सूंगा हुआ है। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया शांताना साहिबा प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। किसानों का मसला एक बहुत गंभीर मसला बन गया है। किसान परेशान है, एहतजाज करने के लिए आ रहे हैं। किसानों को उनकी वो कीमत भी नहीं मिल रही जो उन्होंने लगाई है, जो उनकी कॉस्ट आई है वो भी उनको नहीं मिल रही। ये गंदम का बहरान किसान देख रहे हैं और किसान अपने मुस्तकबिल को तारीख देख रहे हैं। क्यों? एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। गंदम का बहरान इसको यूं कहना चाहिए कि किसान गंदम लेके फिर रहे हैं और हुकूमतें उसको खरीदने के लिए तैयार नहीं है। जो कीमत हुकूमत मुकर्रर की है उस कीमत पर गंदम खरीदी नहीं जा रही है और किसान जो हैं वो अपनी असल कीमत भी हासिल नहीं कर पा रहे हैं। और इस वक्त जिस मुल्क के बारे में हम कहते हैं कि ये एक ज़राई मुल्क है, ज़राअत पाकिस्तान की जीडीपी में मेजरली कंट्रीब्यूट करता है, वहाँ पर किसान एक मरतबा फिर एहतजाज और धरना देने का सोच रहे हैं। ये सब क्यों हो रहा है? हमारे साथ खालिद भाट साहब मौजूद हैं, चेयरमैन है किसान इत्तेहाद के। खालिद साहब, बहुत शुक्रिया, खुशामदीद। सरकारी रेट 3900 रुपये मुकर्रर हुआ है, क्या शिकायत है आपको? असदुल्ला साहब, बहुत शुक्रिया। आपने धरने में भी हमें सपोर्ट की और हमारे प्रोग्राम भी किए और हमारी आवाज़ भी बने। जैसे कि आपको पता है कि जी गंदम का हमारी बिल्कुल एक महीना पहले जो है ना, जनूबी पंजाब तकरीबन एक महीना पहले गंदम तैयार होगी। सिंध में जो 1.5 महीना पहले गंदम जो है ना निकल के मार्केट में आ गई। एक तो इन्होंने जो खरीदारी शुरू की है वो 20 तारीख को शुरू की है, जिसमें इन्होंने सिंध गवर्नमेंट ने 4000 रेट रखा है और पंजाब गवर्नमेंट ने 3900 रुपए रेट रखा है। और पिछले साल मेरा गंदम का रेट 4000 रुपए था और इस साल इन्होंने 100 रुपए कम पंजाब गवर्नमेंट ने रखा है। जबकि पिछले साल जो हमने खाद खरीदी थी या हमने यूरिया खरीदी, डीएपी खरीदी, यूनिट बिजली का यूनिट था, डीजल का रेट था, तो वो इसकी निस्बत, इस साल की निस्बत जो पिछले साल में तकरीबन कोई 50% वो कम था। तो गंदम का रेट 4000 था, इसमें हमारा जो हमने खाद जो 3200 वाली 6000 में ली, डीएपी हमने 15 से 16000 में ली, यूनिट 70 रुपए में लिया। डीजल का रेट आपके सामने है, इन्होंने गंदम का रेट हमें 3900 दिया। उसमें भी इन्होंने एक कंडीशन रख दी है कि हम सिर्फ जो गंदम आपसे खरीदेंगे वो 6 एकड़ का जिम्मेदार उससे हम खरीदेंगे और 1 एकड़ वाले को 6 बोरियां हम बारदाना देंगे जी। तो असदुल्ला साहब, जुल्म की इंतहा हो गई है। अब मुझे ये बताएं, मैं गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करता हूं, मरियम बीबी से, कि क्या पिछले साल की महंगाई और इस महंगाई को मद्देनजर रखते हुए गंदम का रेट क्या 3900 मेरे किसान का बनता है? कितना बनता है? दूसरा जुल्म आपके ख्याल में रेट कितना होना चाहिए था? सर, जो हमारी कास्ट टू कास्ट आती है, मीडिया बैठ जाए, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बैठ जाए, सारे लोग ऑन में मीडिया के सामने हमसे ये हिसाब ले ले, इस टाइम 4500 से 4700 में मेरा सिर्फ खर्चा आ रहा है, जिसमें गंदम में मेरी कास्ट है, जिसमें खाद में डीएपी और यूरिया आपके सामने हमने इस साल ब्लैक में लाइनों में खरीदी है, यूनिट 70 रुपए में खरीदा है। और जो भी मौसमी तब्दीली की वजह से बारिशें हो रही हैं, अल्लाह गवाह, पर एकड़ 15 से 10 से 15 मन एवरेज कम आ रही है। आपकी जो खरीदारी है वो 3900 रुपए में हुकूमत खरीद रही है आपसे गंदम? ना 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 ना, वो 3900 में भी नहीं खरीद रही। अच्छा, 3900 में भी असदुल्ला साहब नहीं खरीद रही, बल्कि इन्होंने 32 लाख टन 1 अरब की डॉलर की गंदम इन्होंने बाहर से इंपोर्ट की हुई है, 32 लाख टन। अच्छा, और मेरी गंदम तैयार है। अगर मेरे पाकिस्तान के किसान ने इस दफा वाफर मकदार में गंदम काश्त कर ली, वो भी गवर्नमेंट, हम जब मीटिंग करते थे तो हमें मिनिस्ट्री और गवर्नमेंट कहती थी कि किसानों कोशिश करो कि हमें गंदम से बाहर से ना मंगवानी पड़े, आप इसको बढ़ाएं। तो जब हमने इस साल गंदम की पैदावार हमारी बढ़ गई है, अब इन्होंने बढ़ने से पहले अभी जो 32 लाख टन इन्होंने गंदम खरीदी है उसका आप म्यार देख लें, उसका आप चीजें देख लें, वो कितनी गैर म्यारी गंदम थी। और इन्होंने खालिद साहब, ये जो बाहर से गंदम मंगवाई गई है, जो 32 लाख टन इंपोर्ट हुई है,
ये गंदुम यहां पर जो पैदावार हो रही है गंदुम की, उससे सस्ती मिल रही है हुकूमत को? सर उसमें जो इन्होंने जो नाकस बिल्कुल गैर म्यारी गंदम है, मार्केट में जब इन्होंने मंगवाई थी उस वक्त वाकई 3200-3300 इंटरनेशनल मार्केट में रेट था गंदम का। तो इन्होंने अपना गेम बनाने के लिए जो जिसमें इन्होंने अरबों रुपए का कमीशन खाया है, वो 3200-3400 की इन्होंने मार्केट में से खरीद के फ्लोर मिल वालों को 4500-4400 में बेची है वो। सही है। तो खालिद साहब, अब उसमें इन्होंने अब मसला यह है कि मैं कहीं पर देख रहा था कि कुछ लोग 2500 में भी बेच रहे हैं, या आड़तियों के पास कुछ लोग 3200 में भी बेच रहे हैं, या उनको रेट इतना मिल रहा है और फिर वो नहीं बेच रहे। तो क्या ये रेट भी लग रहे हैं गंदम के? सर मैं ईद पे लोगों ने जो ईद गांव में की है ना, 2200 में बेची है, 2200 रुपए में सर, 2200 रुपए में। इस ईद पे किसान ने गंदम 2200 रुपए में बेची है। आप कह रहे हैं कि 3900 रुपए, आप कह रहे हैं 3900 रुपए में भी पैसे पूरे नहीं होते, तो 2200 में तो फिर उनको आधो हाथ का नुकसान हुआ है आपके बकौल। बिल्कुल सर, बिल्कुल नुकसान हुआ है। अभी भी इन्होंने जो 3900 की पॉलिसी रखी है, वो उसने एक ऐप बनाया है। वो ऐप तुम देखो जी, जो बॉर्डर एरिया जैसे भावलपुर का जनूबी पंजाब है, उस बॉर्डर एरिया पे तो चल ही नहीं रहा नेट, उस पे उनको कैसे वो ऐप में अपनी वो इनके साथ बात, ऐप इन्होंने जो दिया था उस पे किसान आ सकता था। तो मैं गवर्नमेंट से बार अपील कर चुका हूं कि आप कितना जुल्म कर रहे हैं कि वही फ्लोर मिल वाला गंदम 2200, 2400, 2800 में खरीद के वो गवर्नमेंट को ये बता रहा है फ्लोर मिल वाला कि मैंने 3900 में खरीदी है, जो दरमियान में मिडल मैन है वो 2200, 2400, 2800 में मेरे से खरीद रहा है। सेंटर इनके अभी आगाज नहीं हुआ। तो देखिए कितना जुल्म है कि मेरे किसान से भी गंदम कम में सस्ते में खरीदी जा रही है, और आगे फ्लोर मिल वाला इनको बता रहा है कि मैं 3900 में खरीद रहा हूं, मेरे से भी सस्ती, और फ्लोर मिल वाले को डायरेक्ट 1000-1200 उधर से बच रहा है, आटे से वो लाख कमाएगा। और गवर्नमेंट पंजाब को मैं ये अपील करता हूं कि आपने अगर किसानों को इस दफा इतना रुला दिया तो अगले साल किसान गंदम काश्त नहीं करेगा, वो कोई और फसल काश्त कर लेगा, जिससे आपके पास क्या इतने डॉलर हैं कि आप बाहर से गंदम मंगवा सकेंगे। इतना जुल्म हो रहा है अब्दुल्ला साहब कि मैं हैरान हूं। इस वक्त पाकिस्तान को सबसे ज्यादा मसला ही जो है वो डॉलर्स का मसला है, बैलेंस शीट का मसला है। आपकी इंपोर्ट्स जो है अगर बढ़ रही हैं, यानी आप डॉलर बाहर भेज के गंदम मंगवा रहे हैं, तो ये तो ऑलरेडी इकोनॉमी इसे सफर करेगी। ये पॉइंट तो आपका बिल्कुल ठीक है, लेकिन खालिद साहब मसला ये है जो काउंटर आर्गुमेंट दूसरी तरफ से आता है, वो कहते हैं कि अशिया की जो कीमत है उसका तयन तो तलब और रसद करती है कि कितनी ज़रूरत है मार्केट को। जैसे आलू है, जैसे मकई है, वो आप उगाते हैं, आपको पता होता है मार्केट में कितनी ज़रूरत है, आप उगा देते हैं। अगर ज़्यादा उग जाए तो अगले साल आप थोड़ी कम उगा लेते हैं, आप खुद इसको कैलकुलेट करते हैं। तो आप हुकूमत से गंदम पे क्यों तवक्को रखते हैं कि वो आपको 4500 रुपये रेट ले, जबकि उसको मार्केट में बाहर से सस्ती मिल रही हो? हाँ बिल्कुल भाई असुल्ला साहब जी, आपने सही सवाल किया कि हमारी दूसरी सारी फसलें जो है ना, 2 फसलें हमारी ऐसी हैं जिसका रेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है। इस एक गन्ने का रेट और ये गंदम का रेट। अगर हमें ये गंदम का रेट ओपन मार्केट में, पिछले साल आपको पता है कि अगर हमारी गंदम अगर हमने 20 से 25 मन अपने घर रख ली, तो एसी साहब आया, उसने हमारी चार दीवारी को भी फलांगा, और उसने आके घर से मेरी गंदम उठाई और मेरे किसान पे पर्चा भी दे दिया कि आपने 25 मन गंदम अपने घर में क्यों रख ली है, पर्चा दे दिया कि आपने ज़ख़ीरांदोज़ी की है। अगर हमने वाफर मकदार में कर ली तो अब हम रुल गए। अब मुझे ये बताएं कि ये गवर्नमेंट का काम है हमें बताना या हमारा काम है? या तो हमें पता हो कि जिस तरह हम दूसरी चीजें काश्त करते हैं, हमें पता है अपनी मर्जी से हमने बेचना है उसको। ये 2 चीजें ऐसी हैं जिसपे हमारा कंट्रोल ही नहीं है। हम गवर्नमेंट के, हम गंदम हमारी काश्त करते हैं, सारी मेहनत हम करते हैं, गवर्नमेंट रेट डिसाइड करती है। ये कितना जुल्म है। अगर ये हमें आगाह कर देते हैं कि हमने 32 लाख टन ले ली है, आप गंदम ना काश्त करें, कोई और फसल काश्त कर ले, हम और फसल काश्त कर लेते। हम तो खुश हुए कि गवर्नमेंट हमें इस दफा किसानों को अवार्ड देगी, हमें बुलाएगी कि आप वाफर मकदार में गंदम काश्त कर ली, हमें बाहर से मंगवानी नहीं पड़ेगी, हमारा जो जरा मुबादले पर असर नहीं पड़ेगा। जी हाँ। अच्छा खालिद साहब, किसानों के मसाइल जो हैं वो और भी हैं, यानी बारदाने का मसला भी है, फिर उनके बीजों का मसला भी है, फिर उनके कुछ मौसमियाती तब्दीलियों का मसला भी है। मैं कुछ किसानों के बयानात आपको सुनवाना चाहता हूँ कि लोग अपने अपने जो मसाइल हैं वो किस तरह से बयान करें। सुनिए जरा किसान क्या कह रहे हैं। 2 नंबर डीलरों और कंपनी के नुमाइंदों की वजह से, कंपनी की वजह से हमें ये 2 नंबर बीज दिया गया है।
जो 80 से 85 दिन की हमें टाइम दिया गया था, ये 5 माह से ऊपर चला गया, लेकिन अभी तक तैयार नहीं हुआ। बारिश और ज़्यादा बारिश की वजह से जो है ना हमारी गंदम जो है ना वो लेट गई है, उसका दाना जो है बहुत बारीक हो चुका है, उसको फंगस भी लग चुकी है, उसका दाना भी काला हो चुका है, कम से कम आधे से ज़्यादा नुकसान हो चुका है। जब से फसल लगाई है, आप पानी लगाना है, यूरिया नहीं मिल रही, बीज भी ज़ाया, खाद भी ज़ाया, हर चीज़ तबाह बर्बाद हो जानी है। पिछले सालों में भी यही होता आ रहा है 2-3 साल से। हमें से गुजारिश है कि खाद का जो ये क्राइटेरिया को बनाएं जिससे आम आदमी की ज़रूरत जो है वो पूरी हो सके और आने वाले दिनों में गंदम की फसल जो है वो इस ब्लैक मेलिंग से शदीद मुतासिर हो रही है। अच्छा खालिद साहब, अब किसान कह रहे हैं कि जाली बीज भी मिला हमें, मौसमाती तब्दीलियाँ भी हैं, फिर और मसाइल भी हैं, तो ये सब मिला के भी क्या आपकी कॉस्ट की जो कीमत है आपकी वो बढ़ा रहे हैं? सर जी देखें, अगर हम उस नुकसानात को लगा लेना तो बिल्कुल ही हमारी तो गंदम का रेट बहुत बढ़ जाता है। अभी आप देखें ना, जब बारिशें हो रही हैं, गंदम हमारी गिरी पड़ी है, उसकी मैंने पहले आपको बताया कि 15 से 20 मन एवरेज कम हो गई है। दूसरा जुल्म देखें कि हमारे किसान इत्तेहाद की तंजीमों ने जो खाद फैक्ट्रियां जो 2 नंबर बनाती, हम पकड़ते हैं, इनको निशानदेही करते हैं कि ये आपकी खाद की 2 नंबर फैक्ट्रियां चल रही हैं, वो उसको 10,000 रुपए का जुर्माना करता है। फिर 3500 गवर्नमेंट में यूरिया का रेट रखा है, 6000 में बिक रही है। हम गवर्नमेंट को जाके इसी तहसीलदार उनको बताते हैं कि सर ये देखो जुल्म, ये डीलर हम डीलर से लेके आए, ये 6000 रुपए की हमें दी है, 3600 रेट था। आप यकीन करें कि उनके मुंशी को पकड़ते हैं, 10,000 उसको जुर्माना करते हैं, सुबह उसका मुंशी जमानत पे बाहर आ जाता है। अगले दिन हम 6000 रुपए भी लेके जाते हैं कि यार हमें यूरिया दे दे, वो कहता है भाग जा इसी को कंप्लेन कर दे, वो मुझे गिरफ्तार कर ले। मैं हैरान हूं कि ज़राअत पे कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है कि जी सीड हमारे, अब देखो अगर मैंने सीड ले लिया, 6 महीने मैंने मेहनत की, अगर उसका रिजल्ट ना आया तो क्या उस कंपनी को पकड़ा जाएगा? हाँ सही है खालिद साहब, पूछने वाला बिल्कुल सही है, ये बड़े जेन्युइन मसाइल हैं। ये बताएं, पंजाब हुकूमत आपके इन मसाइल को सुनने के लिए आपसे राब्ते में है, आपकी किसी तंजीम से या आपसे? जी बिल्कुल जी, हमारे से तो राब्ते में नहीं है। आज उजमा बुखारी साहबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है हमारे खिलाफ। उन्होंने कहा जी ये वो तंजीम है जो इलेक्शन लड़ी थी, लिहाजा हमारे मिनिस्टर के खिलाफ इनका बंदा इलेक्शन लड़ा था, इनको वो दुख है, इसकी वजह से ये एहतजाज पे आ रहे हैं। देखो उजमा साहबा, हमारा क्या हक नहीं है इलेक्शन लड़ना? हमारा हक नहीं है। इंशाल्लाह मैं इन पार्टियों को बताना चाहता हूं कि एक दिन आना है, इन किसानों ने इलेक्शन भी जीतने हैं और जो सियासत में बैठे इनको वानों से बाहर निकाल के फेंकने, अगर इसी तरह जुल्म किसानों के साथ रहा। उजमा साहबा, आप आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या आपने ये हमें आप ये ब्लैकमेल कह रही हैं कि आप हम ब्लैकमेल कर रहे हैं? आज बकायदा हम पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है जी पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से कि ये पार्टी तो इलेक्शन लड़ती है, लिहाजा ये तो फरार लोग हैं, ये हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं। देखिए जी, हमने इस्लामाबाद, असदुल्ला साहब आप मौजूद थे, हमने धरना दिया, पुरअमन रहे, हमने गवर्नमेंट से मुज़ाकरात किए, गवर्नमेंट की, हम तो बनीगाला भी गए थे, आपको पता है, हम उधर भी गए थे। हम किसी जमात से नहीं है, हम अपने किसानों के साथ जो जुल्म हो रहा है उसकी आवाज उठाएंगे। उस्मान साहबा, अगर आप 29 को हमारे साथ तशद्दुद करें, हमें बंद करना चाहें, जो आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इससे आपका यही मूड लगता है कि आप हमारे साथ कार्रवाई करेंगे। किसान नहीं डरेगा। आप असदुल्ला भाई, आपको पता है कितना मौसम खराब था, हम उस पुल के नीचे पड़े रहे। किसान वो नहीं है जो पीछे भाग जाएगा। हम ना इनसे लड़ेंगे, पुरअमन रहेंगे, लेकिन पंजाब असेंबली में एहतजाज करेंगे। मसला ये है ना कि हर जगह पे काली भेड़े, हमारे यहाँ में भी कुछ ऐसी काली भेड़े धरना देने जा रहे हैं 29 तारीख को जी, 29 तारीख को पंजाब असेंबली के सामने हम जाके पुरअमन एहतजाज करेंगे और हमारे साथ जो ज्यादतियां हुई हैं वो पूरा इनको बताएंगे। अभी एग्रीकल्चर वाले ने रिपोर्ट दी है कि जी इनको जी 3200 रुपए कास्ट आती है। मैंने उससे पूछा कैसे 3200 रुपए गंदम में कास्ट आ रही है? उसने कहा जी आपने खाद 3300 की ली है, डीएपी 8000 की ली है। मैंने कहा जी अगर एक बैग भी हमें डीएपी का 16,000 से नीचे मिले, खाद हमें 6000 से कम मिले, तो आप हमसे फ्री में खाद गंदम उठा लें। सही है, 3900 में भी गंदम नहीं ले रहे सर, कितना जुल्म है। सही है, बहुत शुक्रिया खालिद हुसैन भाट साहब, आपके मुतालबात बिल्कुल जायज़ मालूम होते हैं, लेकिन हुकूमत का मौक़िफ़ जो है वो हुकूमत कह रही है कि जी हम किसानों को एहतजाज करने नहीं देंगे, और आज उस्मा बुखारी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी हवाला दे रहे हैं। लेकिन अब देखना यह है कि ये मसला हुकूमत किस दानिशमंदी के साथ हल करती है। किसान बहरहाल इस मुल्क का अगर डिस्करेज होगा या वो अगली मरतबा गंदम अपनी उगाने से घबराएगा और पीछे हट जाएगा, तो अगेन पाकिस्तान में कुछ और तरह के मसाइल पैदा हो जाएंगे। इसे इस मसले को तरजीह बुनियादों पर हल करने की ज़रूरत है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ईरान के सदर इब्राहिम रईसी साहब के दौरे पाकिस्तान और उसकी सिग्निफिकेंस क्या होने जा रहा है, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए।
ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहते हैं। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी साहब के दौरा पाकिस्तान को बहुत अहमियत की निगाह से देखा जा रहा है। मौजूदा हालात में ये दौरा किस तरह से अहमियत का हामिल है, इस पर हम बात करेंगे। एजाज चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया एजाज चौधरी साहब, खुशामदीद। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या सिग्निफिकेंस है इस दौरे की? बहुत सिग्निफिकेंस है साहब, इतना इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान का ये हमसाया मुल्क है और ईरान इसलिए भी है अहम कि अफगानिस्तान और हिंदुस्तान का जो बॉर्डर है वो गैर महफूज है। हम ये तीसरा बॉर्डर गैर महफूज नहीं देख सकते। और ये पिछले दिनों जो 2 माह पहले वाक़या हुए थे उसके बाद ज़रूरी था कि कोई किसी किस्म की ऐसा अमल किया जाए कि इन तमाम एलिमेंट्स को जो पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ताल्लुकात को ख़राब कर रहे हैं उन तक वाज़ेह पैगाम पहुँच जाए। तो बड़ी अच्छी बात है, ईरान के सदर आए हैं। एक सिक्योरिटी मैकेनिज्म बनना चाहिए, उसमें कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। जैश अल-अदल हो या BLF हो या BLA हो, हम बिल्कुल इजाज़त नहीं दे सकते कि ये बाहर के ममालिक से पैसे लेकर दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को ख़राब करें। अफगानिस्तान के हवाले से भी कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है, क्योंकि अफगानिस्तान में से भी ऐसे अनासर आते हैं जो पाकिस्तान के रास्ते ईरान में जाके खराबी करते हैं और ईरान के रास्ते पाकिस्तान में करते हैं। तो वो सिक्योरिटी के हवाले से ये सबसे पहला है। लेकिन सिक्योरिटी खाली नहीं, अब देखिए तजारत के हवाले से अब बहुत ही अहमियत हो गई है। और मुझे खुशी है कि पाकिस्तान में ये ईरान के वफद ने भी ये बात की है, क्योंकि पाकिस्तान ठीक है सैंक्शंस लगी हुई हैं, लेकिन स्मगलिंग देखें ना कितनी बड़ी तादाद में हो रही है जी। इतनी बड़ी तादाद में स्मगलिंग बिल्कुल वीडियोज आई हैं और देखने लायक है कि भाई ये क्या हो रहा है। तो अगर आप बॉर्डर मार्केट्स को एक्सपैंड करें और बहुत बड़ा कर दें तो पाकिस्तानी करेंसी ईरानी करेंसी में होगी, पाकिस्तान को रेवेन्यू मिलेगा उसका, हम पे सैंक्शंस भी कोई किसी किस्म की नहीं लग सकती हैं और बलूचिस्तान के अवाम को बहुत फायदा होगा। उससे क्या होगा कि वहाँ पे इंसर्जेंसी भी नहीं फैल सकेगी। तो ये भी एक दूसरा एक इसकी अहमियत है। और तीसरी जो इसकी अहमियत है वो IP गैस पाइपलाइन के हवाले से, क्योंकि आए दिन ये ठीक नहीं लग रहा था कि ईरान नोटिस देता है और हम कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि सैंक्शंस लगी हुई हैं ईरान के ऊपर। तो कोई रास्ता निकालने की जरूरत है। पहले तो ईरान को समझाने की जरूरत है कि ये फोर्स मेजोर है, ये आप पर सैंक्शंस की वजह से, हमारी वजह से नहीं है। और दूसरी बात ये है कि अमेरिका से भी बात करनी चाहिए कि ये आप ये जो मैं सिग्नल्स दे रहे हैं सैंक्शंस लगा के, ये ठीक नहीं है, क्योंकि हम ये हमारा हमसाया मुल्क है और हमें इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। आप काइंडली ये काम ना कीजिए। तो डिप्लोमेसी की बहुत अशद जरूरत है, लेकिन अमूमी तौर पर यह दौरा बहुत ही अहमियत का हामिल है। सर, आपने सैंक्शंस की खुद ही बात कर दी, जाहिर है आप गैस पाइपलाइन के पस मंजर में बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान पेनल्टी के ऑप्शन पे जा सकता है या इसी प्रोजेक्ट पे जाएगा? अमेरिका को मनाया जा सकता है, उन्हें कन्विंस किया जा सकता है? आप गैस पाइपलाइन का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि जिसने भी एग्रीमेंट पहले तो ये किया था ना नेगोशिएट, उसमें सुकम थे। एक तो ये कि आपने फोर्स मेजोर रखी थी कि नहीं रखी थी उसमें, ठीक है जी। और ये है कि भाई US सैंक्शंस जो लगी ईरान पे वो फोर्स मेजोर है, पाकिस्तान क्या कर सकता है। दूसरी बात ये कि इतनी बड़ी पेनल्टी क्यों डाल दी $2-3 मिलियन पर डे के हिसाब से। तो ये कुछ नेगोशिएशंस में हम लोग थोड़े कमजोर रहे हैं, लेकिन चलें अब रिवर्स नहीं कर सकते, फॉरवर्ड लुकिंग देखना है। ईरान को भी ये बताना है कि जनाब ये जिस तरह का एग्रीमेंट हुआ है और ईरान पे सैंक्शंस की वजह से नहीं कर पा रहे हैं, कोई रास्ता निकालना पड़ेगा, उसके लिए आप सब्र कीजिए। और दूसरी तरफ हमें अमेरिका से ये कहना होगा कि ये जनाब हमारे लिए बड़ी अशद जरूरत है इस गैस को लेना, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त एनर्जी क्राइसिस है। हम बड़ी महंगी IPPs के जरिए इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हैं, ये हमारे लिए चीपर सोर्स है। तो बहुत सारी डिप्लोमेसी दोनों तरफ करनी होगी, तो हमें कोई, वरना उस वक्त तक जब तक ये काम नहीं होता। देखिए, ये इतना आसान नहीं, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए। जो गवादर से लेकर नवाबशाह तक जहां हमारा पाइपलाइन सिस्टम है, कोई 600 किलोमीटर है, तो कौन डालेगा इतनी लंबी पाइपलाइन? फिर 70 किलोमीटर की गवादर से ईरानी बॉर्डर पोर्ट। तो इतना जो महंगी इन्वेस्टमेंट है वो वही करेगा ना। जब बाहर से आएगा, कंसोर्शियम बनेंगे, तो कंसोर्शियम डरते हैं, वो कहते हैं कि नहीं जनाब इस पे तो हम पे कहीं सैंक्शन में आ जाएगा, ईरान के साथ कोई ताल्लुक बना। तो ये बड़ा कठिन मामला है और ये चीज ईरान को एक्सप्लेन करने की जरूरत है। सही है सर, गैस पाइपलाइन का तो एक मामला है, लेकिन दूसरी तरफ हम अपने ट्रेड के वॉल्यूम को $10 बिलियन तक बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो अमेरिका एक तरफ गैस पाइपलाइन को हजम नहीं कर पा रहा, और ये जो हमारा ट्रेड का वॉल्यूम है ये अगर बढ़ता है, हम ईरान के साथ तिजारत को बढ़ाते हैं, तो इसको कैसे देखेगा अमेरिका? देखिए, अमेरिका ने ईरान के खिलाफ ये पाबंदियां आयद कर रखी हैं। अमेरिका के अंदर बदकिस्मती से बाईपार्टीजन कंसेंसस है, यानी डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन सब के सब अमेरिका के ईरान के खिलाफ हैं। ये बड़ी बदकिस्मती है। उसकी वजह से अमेरिका ईरान की तरफ अपना मुआंदाना रवैया तब्दील नहीं कर रहा।
लेकिन बहरहाल पाकिस्तान तो ऐसा नहीं सोच सकता, ये हमारा दोस्त मुल्क। और आप यह देखें कि हालिया दिनों में और हालिया माह साल में ईरान ने सऊदी अरब के साथ भी ताल्लुकात नॉर्मलाइज करने की कोशिश की है, उन्होंने चीन के साथ भी ताल्लुकात बढ़ाए हैं। तो इस पूरे खित्ते में अब ईरान की अपनी एक पहचान हो गई है, ईरान ने अपनी डिटेरेंस भी इस्टेब्लिश की है, ईरान की बहुत वैल्यू बन गई है। तो हम क्यों ईरान के साथ ये ताल्लुकात ना रखें, ये बात हमें अमेरिका को एक्सप्लेन करनी होगी। सही है सर। एजाज साहब, ये हमने देखा कि 8 साल के बाद ये किसी भी ईरान के सरबराह मुमलिकत का दौरा हो रहा है पाकिस्तान का, क्या 8 साल तक पाकिस्तान के ईरान के साथ ताल्लुकात सद्महरी का शिकार रहे हैं? और अगर ऐसा है तो फिर अब बेहतरी की सूरत क्या पैदा हुई? देखिए, बेहतरी की सूरत तो खुद पैदा होगी ना, ईरान के सदर खुद चल कर आए हैं और इससे तो साफ नजर आ रहा है कि उनकी ख्वाहिश ये है कि ईरान की ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ बेहतर हो। ये याद रखिए, ईरान एक सिविलाइजेशनल स्टेट है और इंडिया ने बड़ी कोशिश की है कि वो भी अपनी सिविलाइजेशनल स्टेट के तौर पर ईरान के साथ गहरे ताल्लुकात करे। वो ये भी चाहते हैं कि नॉर्थ साउथ कॉरिडोर मुंबई टू चाबहार और ऊपर सेंट्रल एशिया और यूरेशिया तक जाए, उन्होंने बड़ी कोशिश की है। लेकिन ईरान ये समझता है कि पाकिस्तान हमसाया मुल्क है, इसके साथ ताल्लुकात बेहतर होने। मैंने खुद 2 साबिक सदूर के महफिल में, यानी उनकी एक मीटिंग में बैठ के मैंने सुना था कि वो कहते हैं कि चाबहार और गवादर पोर्ट हमें सूट करती है इनका लिंक, तो हमें ईरान के साथ ताल्लुकात को गैर मामूली अहमियत देनी चाहिए और ये दौरा बहुत मुफीद है, इसका भरपूर फायदा उठाना चाहिए। और एजाज साहब, खत्ते के जो दूसरे ममालिक हैं, बिलखुसूस चीन या भारत या अफगानिस्तान, वो इस जो ताल्लुकात हैं ईरान के साथ पाकिस्तान के बेहतर होते हुए या फिर तजारत का वॉल्यूम बढ़ता हुआ, वो इसको कैसे देखेंगे? चीन तो बहुत खुश होगा क्योंकि चीन के ये मंसूबे के हिसाब से ठीक है। और अफगानिस्तान का मैं कह नहीं सकता, तालिबान की हुकूमत ने ऐसा हैरतज़दा कर दिया है सबको, ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि तमाम खित्ते को, कि ये किस सिमत पे चल निकले हैं। अलबत्ता भारत तो खफा ही होगा ना जी, भारत ने पाकिस्तान की तो कोई खैर, आपने सुनी है मोदी साहब की स्टेटमेंट्स, कितनी मोहनताना किस्म की स्टेटमेंट्स उन्होंने दी हैं पाकिस्तान के खिलाफ। तो लेकिन मैं जिस तरह कह रहा हूँ ना कि अपने अगर आपके इंटरेस्ट हैं तो आप अपने इंटरेस्ट को फॉलो कीजिए और इस बात की परवाह ना करें कि भाई कौन क्या सोच रहा है, किसी की रजा और खुशी के ऊपर मत रहें, आप अपना काम कीजिए। हाँ, अलबत्ता उनको एक्सप्लेन जरूर कर दें जो आपके दोस्त ममालिक हैं कि जनाब ये हमारे लिए जरूरी है और काइंडली आप अंडरस्टैंडिंग शो करें इसके लिए। एजाज साहब, कुछ ही अर्सा पहले हमने देखा था कि पाकिस्तान और ईरान के हवाले से एक नाखुशगवार सी चीज़ हुई, वहाँ से यहाँ पर हमला हुआ, जवाबी कार्रवाई हुई, सिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों पर पाकिस्तान की तरफ से हमला किया गया। ऐसा लगा कि ताल्लुकात में थोड़ा सा एक कशीदगी सी है। अब ये गलत फहमी या जो कुछ भी है ये मुकम्मल तौर पर आपके ख्याल में दूर हो चुकी है पाकिस्तान और ईरान के दरमियान? जी, दूर हो चुकी है, लेकिन मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा, सिक्योरिटी मैकेनिज्म, कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म, वरना ये दोबारा आ सकती है। याद रखिए कि ये जो एलिमेंट्स हैं ये बाहर के तरफ से पुष्टपनाही की वजह से ये काम कर रहे हैं और वो पुष्टपनाही रुकनी नहीं है। इस वजह से बहुत जरूरी है कि हमारी कोऑर्डिनेशन हो ताकि हम इस किस्म के एलिमेंट्स को बिल्कुल जगह न लेने दें अपने दोनों ममालिक में। सही है। एजाज साहब, बलोचिस्तान में भी हम जानते हैं कि अमन कायम करने के लिए अगरचे बहुत मेहनत की गई है और बहुत चीज़ें अचीव भी हुई हैं, लेकिन बहरहाल फिर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं। ईरान का भी मसला है दहशतगर्दी का, तो दहशतगर्दी के यानी काउंटर टेररिज्म के हवाले से पाकिस्तान और ईरान मिलकर क्या कुछ कर सकते हैं, कि क्या हो सकता है दोनों के एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म से? देखिए, एक तो ये है कि दोनों मुल्कों को कोऑर्डिनेट करना चाहिए अफगानिस्तान के ऊपर। अफगानिस्तान दोबारा दहशतगर्दों की आमाजगाह बनता जा रहा है। तालिबान की हुकूमत एक नॉर्मल हुकूमत की तरह नहीं बिहेव कर रही, वो अभी भी एक इंसर्जेंट ग्रुप की तरह कर रहे हैं। वो अभी तक लेवरेजेस बना रहे हैं, जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ TTP बनाई हुई है। यही काम वो ईरान के साथ करेंगे और यही काम वो बाकी नेबर्स के साथ करेंगे। इसलिए पाकिस्तान और ईरान को अफगानिस्तान के अंदर जो बदलती हुई सूरत हाल है, जो बिगड़ती हुई सूरत हाल है, उस पर कोऑर्डिनेट करने की जरूरत है। क्यों, बल्कि मैं समझूंगा कि पाकिस्तान, ईरान और बाकी हमसाये जो हैं ईरान के, उनको हंगामी तौर पर आपस में मिलना चाहिए और सोचना चाहिए कि भाई ये अगर अफगानिस्तान में ये सारी दोबारा टेररिस्ट एंटिटीज आ गई तो क्या बनेगा। तो इसलिए कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। और एक आखिरी सवाल सर, ये कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के बेहतर होते हुए ताल्लुकात और बेहतर होते हुए ये ट्रेड वॉल्यूम को सऊदी अरब कैसे देखेगा? बिल्कुल अच्छी तरह देखेगा। आपको तो पता ही है कि सऊदी अरब ने खुद चीन की मदद से ईरान के साथ नॉर्मलाइज किया है। और अभी जब ईरान के मिसाइल जा रहे थे तो जो उधर से इजराइल के, उन्होंने
बिल्कुल अपनी फिजा जो है वो माफ बंद कर दी थी कि कोई ईरान से, इजराइल से कुछ नहीं आना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि सऊदी अरब जो है वो मुतमईन रहेगा, उसको कोई मसला नहीं है। सऊदी अरब के वजीर खारजा आए हुए थे और ये बात तय हो गई है और हमेशा से रही है कि पाकिस्तान दोनों मुल्कों के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता है। और ये इसमें मेरा नहीं ख्याल कि जीरो सम है कि जी एक के साथ अच्छे होंगे तो दूसरे के साथ खराब होंगे। और वो दोनों मुल्क जब आपस में नॉर्मलाइज कर रहे हैं तो हमें क्या तामुल है कि हम दोनों के साथ ताल्लुकात अच्छा ना रखें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। एजाज चौधरी साहब कह रहे हैं कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट दौरा है, इसकी बहुत अहमियत है और ये हरगिज़ ऐसा नहीं है कि ईरान के साथ ताल्लुकात तो अच्छे होंगे तो सऊदी अरब के साथ ख़राब हो जाएंगे, बल्कि सऊदी अरब भी इसको बहुत अच्छे अंदाज में देखेगा कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ताल्लुकात बेहतर होंगे, तिजारत बढ़ेगी और अमेरिका को भी पाकिस्तान और ईरान दोनों की ज़रूरियात को समझना होगा। यह आज का प्रोग्राम था, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।